हो सकता है मैं एडिशनल लूं। जैसे फॉर एग्जांपल जीका वायरस है ना, जीका वायरस में थोड़ा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस समय भी क्या हुआ, केरल के केस में, केरल के एरिया में थोड़े केस गए हैं, और पहले जो है ये अफ्रीका में मिले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं आपको। तो जो +2 तक के केस में या 9 से लेकर के 9th 11th 12th के बेस में जो डिजीज एनसीईआरटी में है, उन डिजीज को हमने रखा है, और पर्टिकुलरली सिविल के अंदर जो डिजीज आती है वो इन्हीं में से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को ख्याल में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको थोड़ा थोड़ा सा 2-2 4-4 पॉइंट इनके बारे में बताएंगे। पहले तो यही है कि डिजीज बोलते किसे हैं, डिजीज किसे कहते हैं। डिजीज में 2 वर्ड्स हैं, जैसे कि आपने नोट किया हो, डिस एंड ईज। डिस का मतलब है जहां कहीं पे, ईज का मतलब है कंफर्ट। डिस का मतलब है जब कंफर्ट ठीक ना हो, यानी वो स्टेट ऑफ बीइंग जो कि फिट ना हो, यानी ठीक ना हो। तो यानी ठीक चीज कौन सी होती है, हेल्थ कौन सी चीज होती है, जो कि मेंटली, सामाजिक रूप से, फिजिकली रूप से आदमी फिट हो। सामाजिक का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे तो फिजिकली फिट हैं और मेंटली किसी टेंशन में नहीं है, और आप अपने घर से स्कूटर निकाला और आप चलने के लिए रोड पे आप चले गए, रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ, जैसे रेनी सीजन का टाइम है, मालूम पड़ा कि आपका गड्ढे में ही आप गिर गए, तो आपका मुंह तो खराब उसी टाइम हो जाएगा ना। तो जो सामाजिक रूप से भी, या आप जो है किसी ने आपको कोई बात बोल दी आगे करके, कमेंट कर दिए, आपको बुरे फीलिंग हुए, तो इस तरह जो चीजें होती है, इसलिए कहा गया है कि फिट वो है आदमी जो कि ये 3 वर्ड यूज किए थे हमने, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तीनों तरह से हो, तो उसको हमने फिट माना है या उसे हमने हेल्थ माना है। एक यूएनओ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक जो बताई गई है वो डेफिनेशन है जो 12th में दी गई है एज सच एनसीईआरटी। ये तो इसमें डिजीज के बारे में बता दिया। अब एक है इन्फेक्शन किसे कहा है भाई। इन्फेक्शन का मतलब है कोई भी एजेंट अगर बॉडी में इंडल्ज हो जाए, अंदर पहुंच जाए एंट्री के साथ, या उसका लॉजमेंट हो जाए, या किसी के थ्रू पहुंच जाए, इंजेक्शन के थ्रू पहुंच जाए, बाई चांस पहुंच जाए, सांस लेने से पहुंच जाए, या किसी बाउंड के थ्रू पहुंच जाए, कैसे भी एंट्री हो, ओरल और फीकल रूट के थ्रू पहुंच जाए, वो ओरल फीकल के थ्रू, रूट के थ्रू, बच्चों में जनरली होता है, कोई भी गंदी चीज होती है खाने के मुंह में ले लेंगे, पिया की कंडीशन पहुंच जाती है। तो ऐसा ओरल फीकल रूट किसी भी रूट के थ्रू हो जाए, और जाने के बाद वो अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यानी वेल बीइंग को डिस्टर्ब कर दे, उसे बोलते हैं इन्फेक्शन, जो कि आपके ये भी लिखा हुआ है। एक है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब है कि कोई भी चीज जो अंदर गई है भीतर, तो वो जाकर के अपने आप को एडजस्ट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, उसके बाद में उसके सिम्टम्स आपको अपीयर होना स्टार्ट होंगे, उसको ये वर्ड बोला गया है इन्फेस्टेशन। एक है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड किसे किसे कहेंगे हम, इंक्यूबेशन। थोड़ा सा अगर आप ये महसूस कर रहे हो, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, मुझे सब समझाना है आपको, यानी समझाना मेरा मेन उद्देश्य है, इसलिए मैं हल्का सा पास, इसके मैं नोट्स दूंगा, हल्का सा तेज रहूंगा। इसमें इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है, जो हमने इसमें लिखा हुआ है, आपको बताते हैं इंक्यूबेशन का, कि यानी अगर बॉडी में कोई भी पैथोजन की एंट्री हुई, तो पैथोजन एंट्री होने के साथ ही आप अगर ये कंसीडर करें कि उस डिजीज के सिम्टम आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अंदर जाने के बाद वो अपने आप को इन्फेक्शन स्टेज में लाएगा, यानी अंदर जाके लॉजमेंट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इससे पहली जो स्टेज थी वो इन्फेक्शन स्टेज में आएगा, और उसके बाद में बॉडी के सिम्टम, पहली बार जब बॉडी में किसी डिजीज के पहली बार सिम्टम अपीयर होंगे उस पार्टिकुलर डिजीज के, उसे कहेंगे हम इंक्यूबेशन। चलो ठीक है, मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल में समझाता हूँ। जैसे मच्छर ने किसी को काट लिया,
मच्छर ने मलेरियल पैरासाइट के जो प्रोटोजोन है, जिन्हें हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जो प्रोटोजोन है वो बॉडी में उसने इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस के बाद में वो बॉडी में जाकर के पहले ब्लड स्ट्रीम में घूमेंगे। ब्लड स्ट्रीम में घूमने के बाद वो अपनी लाइफ साइकिल लीवर के अंदर पूरी करेंगे। लीवर में पूरी करने के बाद वो फिर जो आरबीसी सेल में घुस जाएंगे और आरबीसी सेल में आरबीसी सेल को रप्चर करेंगे। और रप्चर करने के बाद जब तक रप्चर करते रहेंगे, रप्चर होने के बाद में क्या होगा, एक स्टेज वो आएगी जहां आपको मलेरियल के सिम्टम पहले अपीयर होंगे, स्टार्ट फर्स्ट बिगिन। तो ये जो टाइम गैप था, दिस इंटरवल पीरियड ऑफ द टाइम, जब कोई पैरासाइट या इन्फेक्टिंग एजेंट बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, बॉडी में इंट्रोड्यूस का टाइम, और उसके बाद जो फर्स्ट सिम्टम ऑफ इट, यानी पहली बार मलेरिया सिम्टम जैसे फुरफुराहट आना, सर्दी लगना, या बॉडी का अनइजीनेस में आना कि भाई मुझे बुखार आने वाला है या मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसा जो अपीयरेंस होता फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज, उस टाइम पीरियड गैप को बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो अगर मैं इंग्लिश में बताऊं उसको तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, द टाइम इंटरवल इन बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैरासाइट एंड देन अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज कंस्टिट्यूट द इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक बताऊंगा आपको, मलेरियल पैरासाइट के लिए पर्टिकुलरली वाइवेक्स मलेरिया जो इंडिया में बहुत है, जिसे बिनाइन टर्शियल मलेरिया भी कहते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 20 दिन के बीच में होता है। 10 से 20 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड हमने बताया, ये इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज में बताऊंगा आपको, ये 14 डेज का है। मलेरिया का कितने का है? 14 डेज। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 14 इसी तरह जो जीका वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज में 2 डेज, 2 दिन से लेकर 2 वीक्स तक का हो सकता है, यानी 2 से लेकर के 14 दिन। ये इतना वेरिएबल क्यों होता है? अब आप सोचेंगे, जैसे इसमें मैंने कहा था 10 दिन से 20 दिन और एवरेज में 14 डे बताया प्लाज्मोडियम वायरस का, और यहाँ मैंने जीका वायरस का बताया। इसका रीजन बताता हूँ बेटा, ये किसी पर्सन की इम्यूनिटी पे बेस्ड है, उसके जेनेटिक बैकग्राउंड पे बेस्ड है, उसके न्यूट्रिशन एबिलिटीज पे। मान लो वो खाना पीना पहले ही सही नहीं है आदमी का, पॉवर्टी लाइन से है वो, उसको क्या है कि खाना का वैसे नहीं मिलता, तो इम्यूनिटी पहले से ही ऑलरेडी कमजोर है। तो ऐसे जो कमजोर शरीर में जब कभी कोई इन्फेक्टिव एजेंट घुसेगा तो वो बहुत जल्दी उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। और अगर कोई आदमी हेल्दी है, पहले से वेल बीइंग है और उसका डाइटरी सोर्स भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो ऐसे आदमी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा मजबूत होगा। वैसे भी क्या है, यंग है, एज का भी फैक्टर है। एक ओल्ड एज में ये डिजीज जल्दी फैलती है क्योंकि इम्यून सिस्टम उतना ही जल्दी अटैक हो जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का इसलिए ये क्वाइट वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल, ये काफी बार पूछ सकते हैं कि भाई इतना इंक्यूबेशन पीरियड में अंतर क्यों होता है? जब कभी हम इंक्यूबेशन पीरियड का अंतर होने का यही कारण है। सबसे पहला तो है जेनेटिक बैकग्राउंड, यानी जेनेटिक बैकग्राउंड किससे आता है? इम्यूनिटी जेनेटिक बैकग्राउंड पे बेस है।
कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे बुखार जल्दी सी नहीं आता, इसका मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, ये कहा। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है हर एक का। यानी कोई अगर डिजीज जाएगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी डिजीज के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसमें कई चीजें इंपोर्टेंट होती है। वो इंपोर्टेंट क्या चीज होती है? जैसे मैं बताऊं, कोई भी आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी में भी होते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स है। जब डिजीज की बारी आती है तो डिजीज की बारी में जो इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, डिजीज का एक तो कॉजेटिव एजेंट या किसके द्वारा ये काज हुई है, सेकंड होता है उसका मोड ऑफ स्प्रेड, वो फैलता कैसे, तुम रोक के भी तो चलना है ना। अगर डिजीज फैल गई तो रोकोगे उसे। एक उसका कॉजेटिव एजेंट, यानी कॉजेटिव एजेंट तो ये हुआ ना कि किसके द्वारा काज है। कॉजेटिव एजेंट के बाद में है उसके सिम्टम, आपको पहचानोगे कैसे कि ये वही है, तो आप उसको जो सिम्टम है उनको देख के पहचान लोगे। एक ये इंक्यूबेशन, भाई कितने दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, कितने दिन में जाहिर होता है, कब तक निकल के आता है। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंगू के मच्छर ने काट लिया किसी को, एडीज होता है, वो क्यूलेक्स होता है, और डेंगू के मच्छर ने जब काट लिया उसके बाद में क्या हुआ, उसने वायरस अंदर बॉडी में छोड़ दिया। तो वायरस छोड़ने बाद ये थोड़ी है वो जाने के साथ ही डिजीज अगले दिन जाइए आप लैब में जाइए टेस्ट कराइए डेंगू के भाई मेरे अंदर है कि नहीं है, नहीं मालूम पड़ेगा। पहले दिन का टेस्ट का कोई मतलब नहीं, दूसरे दिन टेस्ट का भी कोई मतलब नहीं, तीसरे दिन टेस्ट का भी कोई मतलब नहीं, फोर्थ डे टेस्ट में आ जाए ना आ जाए, 5वें दिन हो सकता है वो एंटीजन आ जाए। तो इसलिए जनरली कहा जाता है भाई 7-8 दिन के बाद में आप अपना टेस्ट कराएंगे, क्योंकि उसके बाद मालूम पड़ेगा वो आया नहीं है। तो शुरू में तो कोई भी होती है एंटीजन, वो हमेशा बहुत इतनी माइन्यूट अमाउंट में होगी कि जो टेस्ट भी हैं, पीसीआर टेस्ट भी उनको बता नहीं पाते। तो पहले वो अंदर जा करके इन्फेक्टिंग एजेंट अपने को लॉस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। उसके लिए आपने ये वर्ड नोट किया था, मैंने आपको बताया था, फिर आपको बताया था इन्फेस्टेशन, ये जो मींस लॉजमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्टिंग एजेंट, इसलिए ये इन्फेस्टेशन। इसलिए मैंने हर बार जब ये डेफिनेशन दिए आपको नोट किए हैं, तो बार बार मैंने शुरुआत में 2-3 डेफिनेशन जानबूझ के लिखी है कि वो क्या होता है। तो पहले उसे इन्फेस्टेशन स्टेज में आने दो, पहले वो एंट्री करने के साथ इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा कि वो किसी पार्टिकुलर डिजीज के सिम्टम लेके आ सके। इसलिए एंट्री करने के बाद वो अपने आप को जाकर के वहां मल्टीप्लाई करेगा, उस संख्या में आएगा, फिर जाकर के वो इन्फेक्शन स्टेज में आएगा। इन्फेक्शन स्टेज में होगा कि जो पहली बार सिम्टम डिजीज के जब आने चालू हो जाए उसको आप इंक्यूबेशन बोलेंगे। इनकी टाइम चले करके और किसी पार्टिकुलर डिजीज के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसका फर्स्ट सिम्टम, डिजीज का फर्स्ट सिम्टम होता है, ये फर्स्ट सिम्टम, पहले दिन का सिम्टम, फर्स्ट डे ऑफ दैट सिम्टम। ये चीज अब ये इसमें है, इसी तरह इसमें डिजीज दी हुई है, किसका कितना है, किसका क्या है, ये तो बात ये बताई। अगली बार जो है टॉपिक में इसी में आगे बताया गया है कि भाई कि जो डिजीज जो होती है कैसी होती है, तो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। तो हमें पता होना चाहिए एक्यूट है जो शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, उससे हुई ठीक हो गई बात, ठीक है। जुकाम होना आप जानते हो, जब सीजन बदल जाता है तो बड़ा आम बात है, एक राइनो वायरस होता है, उससे क्या होता है, जुकाम हो जाता है, वो सही हो जाता है, खत्म। निमोनिया में और जुकाम में क्या अंतर है, आपने नोट किया होगा, जुकाम में वायरस जो रहता है ये नाक वगैरह कंजेस्टेड रह जाती है, उस वायरस को कहते हैं राइनो वायरस। उसका इन्फेक्शन सिर्फ नेजल तक रहता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होगा या आपके ट्रैकिया तक, यानी अंदर जाके लंग्स तक ये नहीं जाएगा।
जबकि निमोनिया जो होता है वो लंग्स तक पहुंच जाता है। एक अंतर और बताऊं, निमोनिया जो होता है ये बैक्टीरिया से है जो कि इनके नाम दिए हुए हैं, और ये जो कोल्ड होता है कॉमन कोल्ड जिसे हम राइनो वायरस कहते हैं, ये किससे है, ये जो है वायरस से, जब वायरस ही होती है कॉमन कोल्ड, जो वायरस से, तो वायरस से निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ये आगे नाम किया हुआ है। दोनों में फर्क अंतर क्या है, निमोनिया में जो है इन्फेक्शन जो है लंग्स तक पहुंच जाता है, यानी जो एल्वियोलाई होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती है लंग्स, जबकि कॉमन कोल्ड में वो लंग्स तक पहुंचता ही नहीं है, इन्फेक्शन सिर्फ कन्फाइंड टू दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये चीज है, ये दोनों का अंतर है। अब तुमने कॉमन कोल्ड में क्या क्या होता है, तो जो एक्यूट डिजीज का मतलब क्या हुआ, ये जो डिजीज है ये कौन सी है, एक्यूट है। निमोनिया एक्यूट नहीं है, निमोनिया तो आपकी क्रॉनिक है, टीबी क्रॉनिक है। जो डिजीज बहुत लंबे ड्यूरेशन पीरियड तक चले, लंबा ड्यूरेशन पीरियड, वो क्रॉनिक हो जाती है, क्रॉनिक वायरल डिजीज कोई हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो क्रॉनिक और एक्यूट का डिफरेंशिएशन किसी इन्फेक्टिव एजेंट पे नहीं होता, किसने इन्फेक्शन काज किया है, ये सिर्फ ड्यूरेशन पीरियड को देख करके बात बताई गई है कि क्रॉनिक किसे कहते हैं और एक्यूट किसे कहते हैं। क्रॉनिक में जैसे एलिफेंटिशियस, ये सब टीबी, ये बताइए। अब अगली बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो ये दो प्रकार की बताई गई, एक तो बताएगी ये डिजीज जो राइट फ्रॉम बर्थ हो, यानी पैदा पर्सन हुआ उसमें पहले से ही है, और एक होती है बर्थ के बाद आदमी अपने लाइफस्टाइल में जाकर के एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड यानी उसे लेके चलता है। जो राइट फ्रॉम बर्थ होती है यानी वो पहले से ही है, वो पहले से ही है, उसे बोलते हैं कॉन्जेनिटल। ऐसी डिजीज जो बर्थ के टाइम से होती हैं उन्हें हम कॉन्जेनिटल बोलते हैं, और जो डिजीज जो डिजीज लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होती है उन्हें हम एक्वायर्ड, जो किसी इन्फेक्टिव एजेंट को लेने के बाद एक्वायर्ड। देखो जितनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट के द्वारा कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जेनेटिक डिजीज जितनी होंगी वो सभी कॉन्जेनिटल होंगी। जैसे डाउन सिंड्रोम, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक बैकग्राउंड है खास। एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम 15, ये ऐसे ही है बहुत सारे। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम 13 है, ट्राइसोमी। ट्राइडोचेट सिंड्रोम बच्चों का होता है, उसमें क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है पार्शियल, 5वें में। जो बर्थ के टाइम से हो क्रोमोसोम बनती वो आती है, एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब जो बर्थ के बाद में हो रहे हैं, तो बर्थ के बाद में एक इसमें सिम्टम के बता रहा है क्या, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है,
जो इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं, जैसे वायरस हो, इन्फेक्टिव एजेंट हो, प्रोटोजोन हो, फंजाई हो, हेलमिंथ हो, वर्म्स हो, वो बॉडी में घुस जाए, उसके बाद डिजीज हो। तो एक्वायर्ड ये कई प्रकार की, ये कई प्रकार की एक्वायर्ड में एक होती है इन्फेक्शियस, एक होती है डीजनरेटिंग, ये लिखा हुआ आपके। डीजनरेटिंग में ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ढंग से काम करना बंद कर दिया है। वो क्यों काम करना बंद किया है? लीवर ने थोड़ा सा काम सही से नहीं कर रहा, सिरोसिस हो गई। क्यों हो गई? आदमी शराब पीना चालू कर दिया, शराब बहुत पी रहा है, सिरोसिस हो गई। या किसी कारण पर रूमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस एक देखो आर्थराइटिस जब कभी होगी तो जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट के बीच में गैप हो जाता है कम। आपको बताऊं, गैप हो जाता है कम, ये हमेशा वहां से थोड़ी टूट जाती है और गैप हो जाता है कम, तो ये हड्डियां एक दूसरे से टकराती है। ये है आर्थराइटिस। ये भी फर्दर दो काइंड का है। एक जो ओल्ड एज में होती है कि जिसमें कार्टिलेज खत्म हो जाती है, जो होता है। एक होती है रूमेटाइड। रूमेटाइड में ज्वाइंट्स में बहुत पेन होता है, जगह तो कम है ही आर्थराइटिस तो ही, पर उसका एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते। यानी वो माल फंक्शनिंग कब हुई है, कहीं वो जेनेटिक बैकग्राउंड से हुई है या कैसे हुई है, इसके बारे में आज भी नहीं पता। इसलिए उसको डीजनरेटिव मानते हैं, रूमेटाइड, इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं या रूमेटाइड। एक होती है डेफिशिएंसी, यानी किसी की कमी के कारण। एक्वायर्ड डिजीज जो बर्थ के बाद में हो रही है, एक इन्फेक्शन हो रही है, एक जो है तीसरे किस्म की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी दो चीज हो सकती है। एक डेफिशिएंसी होती है, मान लो कोई डाइट में किसी कमी गई है, जैसे एलिमेंट होते हैं, आप देख लिया होगा कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ऐसा साल, अब तो खैर आयोडीनाइज साल किया जा रहा है हर जगह पे। समुद्र के पानी से जो नमक नहीं मिलता था, अगर उसमें आयोडीन ना हो, खाली आयोडीन ना हो, तो आयोडीन के न होने से तो यहाँ पर एक क्या होता था, थायराइड बन जाती, थायराइड ग्लैंड, थायराइडिज्म कहते हैं उसे। थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती, थायराइड ग्लैंड, ये डेफिशिएंसी है, डाइट डेफिशिएंसी में आई। एक होती है हार्मोनल डेफिशिएंसी, जैसे किसी को इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज पॉसिबल है? डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, ये कौन सी हुई? हार्मोनल, हार्मोनल एडिशन डिजीज है। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ना हो तो एडिशन डिजीज हो जाएगी, तो ये इसमें आता। एक है इसके अंदर एलर्जी। एलर्जी तो मैं आपको जब मैं इम्यूनिटी पढ़ा रहा था वहां भी बताया गया था कि ये जो बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है, एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स होता है, सिस्टम का जो एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स है या साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट जैसे हाइपरटेंशन, एलर्जी, एलर्जी जैसे कि ततैया पर खा खा गई, उस एरिया में भी हो सकती है, या कहीं घूमने गई, पोलन के अंदर कुछ स्वेलिंग कर दी हमने, उनके कारण जो है डिजीज होने लग गई। तो जैसे इसमें कई एग्जाम्पल किए जा सकते हैं। घूमने गए थे, अगर नाक में एलर्जी हो जाए तो उसे एक फीवर बोलते हैं, एक फीवर नाक में हो जाए
एलर्जन रिएक्शन अगर नाक में हो तो उसे बोलते हैं एक फीवर। और अगर स्किन पे हो अर्टिकेरिया। और अगर ये वाइट ब्लड के थ्रू पूरे ब्लड में हो जाए और शॉक ऑब्जर्व आए उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। ये एलर्जी में ही होती है एनाफाइलैक्सिस शॉक। जैसे मैं बताता हूँ एनाफाइलैक्सिस शॉक किस समय होता है। एनाफाइलैक्सिस जो शॉक होता है या एनाफाइलैक्सिस डिजीज जिसको बोलते हैं हम, जैसे ये जो हनी बी है जो जंगलों में होती है, हनी छत्ता जो होता है, एक होता है हनी जो हम रियर करते हैं, वो हनी होती है एपिस मिलिफेरा में स्पीशीज, जिसे हम कॉमर्शियल से हनी ऑब्टेन करते हैं। जहाँ से जो फ्लावर होते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर पे इनको हम रियर करते हैं। एक होती है वाइट जिसे कहते हैं रॉक, उसको ग्रो किसी ने नहीं किया है, रियर किसी ने किया है, वो तो जंगल में मिलती है। तो ये जो जंगल में मिली हुई है रॉक भी जो है, वो जो रॉक भी है जो जंगलों में मिलने वाली है भी जो है, वो जब किसी को काट जाए, मान लो 10-20 काट जाए किसी आदमी, तो उस समय वो आदमी मर सकता है। वो इसलिए नहीं कहता उसने पॉइजन छोड़ दिया है, नहीं, एनाफाइलैक्टिक शॉक, उस शॉक को बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक। एनाफाइलैक्टिक शॉक का दूसरा नाम है एनाफाइलैक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जो एंटीजन उनके द्वारा छोड़ा गया, जो पॉइजन छोड़ा गया हुआ तो एंटीजन है, पूरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है और ब्लड स्ट्रीम पहुंचने के बाद कैपिलरीज को उसने लीकेज करा दिया है और पूरी बॉडी में लीकेज होने के बाद पूरा मुंह फूल गया है, हाथ पैर फूले हो गए, ब्लड में जो है फ्लूइड बचा ही नहीं है, तो वो शॉक से मर जाएगा, एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन हो रही है ब्लड स्ट्रीम में या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो एलर्जीज हो रही है उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। एलर्जिक रिएक्शन जो नाक में हो रहा है, छींक पे छींक मारे चले जा रहे हो, उसे बोलते हैं। स्किन पे दुनिया भर के चकते चकते से बन जाते हैं, हेक्सागोनल एरिया से, होम के एरिया से रेड फ्लेयर्स टाइप के बन जाते हैं, और एरिया ये वो एलर्जी रिएक्शन। तो ये एलर्जी रिएक्शन ये मैंने बताया। ये सब क्या होता है, राइट फ्रॉम बर्थ के बाद आता है। अब ये कैंसर और हाइपरटेंशन को एक्चुअली में क्या है, एक नई कैटेगरी बना के रखा हुआ है, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। कैंसर को और हाइपरटेंशन को मैं जो है टीचर रेटिंग में ही प्लेस कर सकता हूँ, जिनके बारे में एग्जैक्टली कहा मेरा किसी ऑर्गन के नमकन करने से चाहता तो हम उसी में जिनमें हमने से वगैरह को रखा था वहां या एक स्पेशल किस्म की मैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल में जो आपको पढ़ाया था सिंपली ये बताया था दो काइंड की होंगी, एक्यूट एंड क्रोनिक, ये बताई मैंने। उसके बाद में एक्यूट क्रोनिक की बात काइंड ऑफ बताई जो बर्थ के टाइम से होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से। तो बर्थ के टाइम से उससे हमने कौन सी नाम बोल दिया बेटा, वन कैटेगरी राइट फ्रॉम बर्थ। ये जनरली ये क्रोमोसोमल डिजीज होती है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बटाव सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, दुनिया भर की है, फिनाइलकेटोन्यूरिया से होने वाली अल्केप्टोन्यूरिया, ये सब। इसके बाद जिनको एक लाइफस्टाइल में कोई आदमी अचीव करता है अपने लाइफस्टाइल बर्थ के बाद, यानी सामान्य भाषा में आपके लिए बर्थ के बाद एक वो कितने होगी बताएं। किसी बाई चांस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ले लिया, ओरल फीकल के थ्रू ले लिया एजेंट,
माल फंक्शन में रहता है। माल फंक्शनिंग में आप जो है कैंसर को भी रख सकते थे, पर कोई बात नहीं। एक हमने एनर्जी अलग से बताई, एक डेफिशिएंसी बताई। डेफिशिएंसी को फर्दर दो प्रकार की बना दिया, एक डाइट डेफिशिएंसी बना दिया, एक हार्मोनल डेफिशिएंसी बना दिया। हमने बना दिया, आपको बता दिया भाई कैसे 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 एक वर्ष के बाद एक वर्ष से पहले। अब ये कह रहा है कार्य ऑफ डिजीज का क्या भैया, डिजीज का काज क्या होगा? एक एजेंट होगा डिजीज का काज। या कई बार अननोन कार्ड भी हो सकते हैं जिनके बारे में एजेंट ना पता हो, डिजीज बता नहीं सकते। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्यों हुआ नहीं पता। कैंसर क्यों हुआ? कैंसर का कोई एग्जैक्ट कारण बता सकता है नहीं, क्योंकि तीन तीन चार चार है काज। कोई कहेगा भाई जेनेटिक बैकग्राउंड से काज होता है, कोई कहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, कोई कहेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है। इस बात में श्योर नहीं है। अच्छा, बाद में इसने बताया कि प्राइमरी काज किसका क्या होता है। एक होता है प्राइमरी काज, किसी डिजीज के प्राइमरी काज, सेकेंडरी काज, टर्शियरी काज, ये हो सकते हैं। तो पहले पेज में बड़ा अच्छा सा नाम बताया गया कि लूज मोशन का जो प्राइमरी काज है वो क्या है। कोई भी आपने कंटामिनेटेड फूड ड्रिंक लिया तो उसमें इन्फेक्टिव एजेंट थे, उसके कारण आपको हो गई। दूसरा काज इसमें क्या बताया गया है कि जो जेनेटिक बैकग्राउंड पॉसिबल है, माल न्यूट्रिशन है, वो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। जो मैं भी आपसे कुछ देर पहले बता रहा था कि भाई एक किसी आदमी की इम्यूनिटी कमजोर है। जब इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बता रहा था तो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या बताया था मैंने, ये वेरिएबल क्यों होता है। तो उस वेरिएबल के साथ मैंने बताया था कि हो सकता है किसी का जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अभी तक तो उसको झेल रहा है, मान लो युद्ध तो हो रहा है, तो इम्यूनिटी एक किस्म का किला है। जब तक वो किला नहीं ढहेगा, जब तक डिजीज नहीं होगी। और जो बाहर के जो एजेंट है उनको मानिए फॉरेन सोल्जर, तो बाहर का कोई शत्रु जली किले को जब तक ध्वस्त नहीं आया कर देगा, जब तक बॉडी में डिजीज नहीं होगी। तो जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी वो लेट तक उसको झेल लेगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है जल्दी पकड़ लेगा। तो इम्यूनिटी कमजोर भर्ती होने के कारण क्या हो सकता है, उसका जेनेटिक बैकग्राउंड भी हो सकता है। तो वो चीज है इसके अंदर। पहला तो जो अपेरेंटली प्राइमा फेसी का लूज मोशन का क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। और दूसरा कारण हो सकता है उस आदमी की इम्यूनिटी कमजोर हो तो झेल नहीं पाई हो, फिर हो गया। इसलिए जेनेटिक बैकग्राउंड और माल न्यूट्रिशन का रखें। ओके, ये चीजें बताइए। तो पहला पेज तो बच्चों मैंने कंप्लीट कर दिया। तो पहला पेज जो मैंने आपको फोटो स्टेट के लिए दिया था, जो मैंने भेजा था आपको, मोर और लेस मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब जब आप इस पेज को पढ़ोगे तो आपके समझ में सही से आ जाना। बहुत से लोगों को तो समझ में आ गया होगा जिनका साइंस बैकग्राउंड है। साइंस बैकग्राउंड का ये नहीं है कि वो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स से है, साइंस बैकग्राउंड से बताओ जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से। पर मुझे चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड के है चाहे नॉट बायोलॉजी बैकग्राउंड से, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। मुझे तो समझाने से मतलब, इसलिए मैंने सभी को समझाने की कोशिश की। अब दूसरे पेज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दूसरे पेज में जो मैंने आपको लिख दिया है, हाँ एक बात नोट कर लेना, मैं मक्खी के स्थान पर मक्खी नहीं बिठाऊंगा। यानी ट्रांसलेशन करता हूं, ट्रांसलिटरेशन नहीं करूंगा कि मक्खी के स्थान मक्खी बिठा दी, वो नहीं होगा। तो इसलिए कुछ चीजें नई भी मिल जाएंगी आपको। एग्जाम्पल में विशेष रूप से अंतर मिल जाता है, ये बात कह रहा हूं। तो अब तो सेकंड पेज में जो बात है मैं उसी को लेकर चल रहा हूं। इसमें कहा टाइप ऑफ डिजीज। तो टाइप ऑफ डिजीज को वैसे इसमें जो कैटेगरी बताई है, जैसे एक वो भी काइंड ऑफ डिजीज थी एक्यूट एंड क्रोनिक, वो ड्यूरेशन पीरियड पे थी। ये इन्फेक्शन कैसे होता है, इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है या बिना इन्फेक्शन के थ्रू, ये इस पेज पे है। तो इसमें क्या, एक है इन्फेक्शियस और एक है नॉन इन्फेक्शियस, जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलेंगे।
ये कोल्ड इन्फेक्शियस है, आपने देख लिया। और कोरोना वायरस ये भी इन्फेक्शियस है, ये ड्रॉपलेट एयर में पहुंच जाते हैं, इन्फेक्शियस है। कोलरा वगैरह इन्फेक्शियस है। तो ये सभी के नाम लिखे हुए हैं, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, निमोनिया, एस्केस, मलेरिया, सब इन्फेक्शियस में है। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है, हाइपरटेंशन है। अब इसमें कुछ डिजीज दी हुई है, जैसे एक डिजीज दी हुई है जो आपके 9th-10th में है, विशेष रूप से इनमें उन डिजीज को लिया गया है जो एनसीईआरटी के 9th-10th, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस तो कोई होता नहीं है सीपीएस का, पर फिर भी ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी की 9th-10th की एनसीईआरटी आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा था निमोनिया की जो इंजेक्शन थे, न्यूमोकोकल की, उन्होंने वैक्सीन बना के रखी थी। इसका मतलब न्यूमोकोकस की वैक्सीन इसी साल 2020 में सिविल में आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको निमोनिया के बारे में पता तो होना चाहिए ना भाई। वैक्सीन तो बात की कहानी है, आप उसके गैजेट कैसे रहेंगे उससे पहले पता तो होना चाहिए थोड़ा बहुत कि निमोनिया क्या होता है या सार्स क्या होता है। अभी जो कोविड है, आपने नाम सुना होगा, कोविड बहुत फैल रहा है, आपने खूब सुना है कोविड का। और कोविड में मैंने 2 दिन का लेक्चर भी दिया था कोविड वैक्सीन के नाम पर। आपको था इनिशियली जब मैं स्टार्टिंग पढ़ाने आया हूँ, तो मैंने सबसे पहले कोविड पे और इस पे मैंने उनको आप तो ऐसे तो कोविड के केस में मैंने बताया था कि जो कोविड का वायरस है वो सार्स और दूर था, उसको सार्स का भाई बहन था, उसी फैमिली से था, सार्स फैमिली से। तो इसमें जो पहली डिजीज जो हुई है वो सार्स है। सार्स का मतलब क्या, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एयरबोर्न होता है, एयरबोर्न हवा से, जो कि ड्रॉपलेट से फैलेगा, एयरबोर्न है सार्स का जो है। ये कोरोना फैमिली का वायरस है, कोरोना फैमिली, क्योंकि जो कोरोना हो रहा है वो सार्स कोविड-2, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको आज क्लियर करनी चाहता हूँ बच्चों। पोलियो, माइटिस, यही सार्स, एनोवायरस, एक दो और होंगे वायरस, पोलियो, माइटिस वायरस, सार्स वायरस और ये कोरोना वायरस, सार्स फैमिली का ही है ना ये वायरस। पोलियो 1, सार्स 2, सार्स स्पेशल किस्म की फैमिली का राइनोवायरस, कोल्ड वायरस, राइनो को कहते हैं कोल्ड वायरस। ये सभी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मीजल्स, मम्स, गर्लफ्रेंड, रुबीला, जर्मन रुबीला तो बच्चों को हो जाता है, जर्मन मीजल कहते हैं रुबीला। इवन हाइड्रोफोबिया का वायरस, हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज कहते हैं, रेबीज का वायरस, रेबीज जो कुत्ता काटने का इंजेक्शन लेते हैं, रेबीज से कहते हैं। ये भी सभी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रखा आरएनए को, ठीक है क्या हो गया, ठीक है हम क्या कर लेंगे आरएनए, उसको आप आरएनए किए होंगे, अगर आपको बताना हो नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका सिविल का जो मैंने स्टैंडर्ड देखा उस हिसाब से वो ये पूछ सकता है
एक होता है पॉजिटिव, ये तो ऐसे आरएनए पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव है। नेगेटिव को यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव इंग्लिश का साइन है ए पॉजिटिव, इस तरह लिखते हैं। मैं जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको हमने सबसे पहले बताई थी। जनरली डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको इसमें नई बात तो मुझे नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों डीएनए होता है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एनिमल के जो वायरस होते हैं वो डीएनए आरएनए कोई भी हो सकते हैं, कुत्ते की जान, ये बीजल है, मम्स है, मीटा है, पोलियो है, सांप है, राइनो है, सब आरएनए है। स्मॉल पॉक्स है, डीएनए है। तो डीएनए आरएनए कोई भी हो सकते हैं। प्लांट के जनरली आरएनए होते हैं, पर जनरली आरएनए होते हैं। ये हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था उस समय भी आपको बताया, जब वायरस पढ़ा रहे थे। आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी। आ रही है? जी सर, जी सर। ओके ओके, फिर ठीक ठीक है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे मालूम पड़ गई। अब मैं बीच में पूछूंगा नहीं, अब आप अपना जो माइक उसे बंद कर लेना, है ना, जैसे अब तक किया हुआ है। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था फर्क क्या है भाई, ये भी आपने भाई एक जनरल कंडीशन हमने बताई कि जो एनिमल के वायरस होते हैं वो या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ पे आरएनए वाले बता दिए हमको, और डीएनए वाला चलो स्मॉल पॉक्स का आपने बता दिया, ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या हेपेटाइटिस बी, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और आपको ये काम याद जरूरी है, जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, ए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये बेटा मत भूलना, हेपेटाइटिस जो ए है, ये कौन सा वायरस होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और जो हेपेटाइटिस है जो जिसे है एडिना वायरस कहते हैं, एडिना वायरस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं असली बात जहां पर पहुंचने के लिए आ रहा हूँ बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ क्या हो क्या रहा है, बिल्कुल जो रिसेंट चीजें पूछी जा रही, अखबार पता नहीं कौन सा था उसमें पढ़ रहा था, उसमें एक पॉजिटिव स्टैंड वर्ड लिखा हुआ था, और मैंने कि यार ये बच्चों को मैंने बताया नहीं, मेरे लिए 1 मिनट का काम था, बालक ये कहेंगे कि हमारा जो है क्वेश्चन गलत करा दिया सर ने, अगर ये बता दे तो क्या बात है, जब एग्जाम आ ही जाएगा जब ही बताएंगे क्या। तो मैं इसलिए आपको पहले बता देता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये भी आ रहे हैं जिससे जो रेबीज वो जो कुत्ता काट ले या जो है बिल्ली काट ले या मंकी काट ले, रेबीज का मतलब कुत्ता ही काटना नहीं होता। श्यामीज, श्यामीज हम भी श्यामीज में आता है यार, ये जो है जो भी उनमें नेगेटिव स्टैंड होता है। इसको समझने के लिए आपको ये पता होगा, मैंने आपसे एक बार एक सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताया था, जिसमें ये कहा था एक होता है डीएनए से डीएनए, एक आता डीएनए से आरएनए, और एक आता आरएनए टू प्रोटीन। रेट्रोवायरस में तो आरएनए से कहां जाएंगे। देखो भाई, अगर कहीं आरएनए वायरस है तो उसका फ्लो कैसे होगा, आरएनए से आरएनए चलेगा और आरएनए से प्रोटीन हो जाएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो ये जो आरएनए इसकी रीडिंग ट्रेन बढ़ जाती है, आरएनए तो 3 टाइप का होता है, एक टीआरएनए, एक एमआरएनए और एक आरआरएनए, ये 3 प्रकार के होते हैं। जीन इसमें होते हैं डीएनए पे, जब ये एक्सप्रेस करते हैं तो प्रोटीन बनता
ट्रांसलेशन बताता हूँ। और धीरे से डीएनए को कैसे रहते हैं ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ाया था, लेक्चर में बता के गया था। मैंने ये कहा था जब डीएनए जीन प्रेजेंट है, जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो तीसरा आरएनए बनेगा। आरएनए तीनों प्रकार के बनेंगे, ये भी बनेंगे, आरएनए बनेंगे, एमआरएनए बनेंगे। इनका अलग अलग रोल होता है। जो आरएनए जिनकी सीक्वेंस को पढ़ के प्रोटीन बनाई जाएगी उसे कहते हैं एमआरएनए। ये रहा एमआरएनए, जिसकी सीक्वेंस को देख करके प्रोटीन बनाई जाएगी, यानी इसकी रीडिंग पढ़ी जाएगी इस आरएनए की, उसको एमआरएनए कहते हैं। बाकी प्रोटीन को लेके आएगा अमीनो एसिड को, उसको कहेंगे जो टीआरएनए, क्योंकि राइबोसोम पे बननी है। और जो राइबोसोम का कंस्ट्रक्ट होगा उसे कहेंगे आरआरएनए। तो तीनों आरएनए का रोल होता है, पर जिसकी रीडिंग फ्रेम पढ़ी जाती है, जिसको देख करके प्रोटीन बनाई जाती है, उसे बोलता है एमआरएनए। अब सुनो बच्चों, जिसका जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस जो भी है आरएनए का, जैसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, कोरोना वायरस का जो भी आरएनए है जो अंदर बॉडी में जा रहा है इन्फेक्टिंग एजेंट, तो यानी जो मैच्योर, स्ट्रक्चरली मैच्योर, कंप्लीट एंड इन्फेक्शियस वायरस को आप कहते थे, लास्ट टाइम पढ़ाया था, विरियन। क्या कहते थे? विरियन। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरली मैच्योर एंड कंप्लीट, या कहिए स्ट्रक्चरली कंप्लीट एंड इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस इज नोन एज विरियन। तो जो विरियन का जेनेटिक मटेरियल है वही जब मैसेंजर आरएनए का काम करे, कोई दिक्कत नहीं, किसका काम करे? मैसेंजर आरएनए का। मान लीजिए उसका मैं सीक्वेंस आपको एक बार लिख के बताता हूँ, एक सेकंड के लिए। यानी वो जो आरएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, ए ये सीक्वेंस है 5 प्राइम, ये है सीक्वेंस। तो यही सीक्वेंस आरएनए, ये आरएनए को सीक्वेंस के लिए आरएनए अंदर है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो उसका होता है वही किसके रूप में काम करे? मैसेंजर आरएनए का, उसे कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। यानी जो जेनेटिक मटेरियल का जो सीक्वेंस है, जो विरियन का जेनेटिक मटेरियल है, अगर वही मैसेंजर आरएनए काम करे तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड। और नेगेटिव स्ट्रैंड में इसका, इस पॉजिटिव स्ट्रैंड का यानी जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी। कंप्लीमेंट्री कॉपी का मतलब ये हो गया, ये लो ए का ए पेयर से यू, यू पेयर से ए, जी पेयर से सी, सी पेयर से जी, सी पेयर से जी, ए पेयर से यू, यू पेयर से ए, ए पेयर से यू, सी का जी, सी का जी, ए ए जी होता है यू, यू का पेयर से ये जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस, इस मैसेज आने से ये कॉपी बनी। ये कॉपी क्या है? इस कॉपी की कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री है। तो अब सुनिए आप, तो जिस वायरस में ये जो है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जेनेटिक मटेरियल हो, जेनेटिक मटेरियल ये है, और इसमें मैसेंजर आरएनए के रूप में कौन काम करेगा प्रोटीन में? इसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी ये करेगा। आप चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये कंप्लीमेंट्री कॉपी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आरएनए इज कंप्लीमेंट्री तो नेगेटिव स्ट्रैंड के लिए the RNA which is complementary to the prion, prion तो वो है, prion में तो ये है, prion में जाएगी ना, RNA that is complementary to the prion messenger RNA,
क्योंकि इसी कॉपी को देख के तो डीएनए बना रहे हैं, तो ये है, तो इसकी कंप्लीमेंट्री ये हुई RNA that is complementary to virion messenger RNA is known as minor strand. देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, सुनिए ये जेनेटिक मटेरियल है किसी का RNA। देखिए पॉजिटिव स्ट्रैंड में यही जेनेटिक मटेरियल होगा और यही मैसेंजर RNA का काम करेगा। तो ऐसे कॉपी को आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्ट्रैंड। पॉजिटिव स्ट्रैंड दूसरी भाषा में कहूं तो जो RNA की कॉपी है विच सर्व एज ए मैसेंजर RNA कॉपी नोन एज पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो अब नेगेटिव स्ट्रैंड किसे बोलेंगे? नेगेटिव स्ट्रैंड किसे बोलेंगे? नेगेटिव स्ट्रैंड बोलेंगे जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यही था, यही जब मैसेंजर RNA का काम करता था तो ये होगा पॉजिटिव स्ट्रैंड, तो यही है। अच्छा अब क्या हुआ कि पॉजिटिव स्ट्रैंड के रूप में आगे पॉजिटिव स्ट्रैंड होगा, यही मैसेंजर RNA है, यानी जो RNA की जेनेटिक मटेरियल। अब क्या हुआ? इसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी ये हुई, ये हुई और ये इस्तेमाल हो रही है किसके रूप में? मैसेंजर RNA के रूप में। तो उसको देख के प्रोटीन बन रही है। तो चलो अब क्योंकि मैसेंजर RNA में जो जेनेटिक मटेरियल था वो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को आप क्या बोल सकते हो? नेगेटिव स्ट्रैंड। इसलिए हमने कहा था कि जो नेगेटिव स्ट्रैंड की डेफिनेशन क्या कही थी? RNA that is complementary, RNA which is complementary to then that of messenger RNA virion, यानी विरियन के जो कारण है वायरस है उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जो जेनेटिक मटेरियल आगे जाकर के मैसेंजर RNA में इस्तेमाल हो पॉजिटिव स्ट्रैंड, और जो मैसेज जो उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी इस्तेमाल हो वो नेगेटिव स्ट्रैंड। खत्म बात, बहुत सिंपल है। तो ये भी हालांकि जेनेटिक मटेरियल है, नेगेटिव स्ट्रैंड और पॉजिटिव स्ट्रैंड बताना था, बात खत्म। पॉजिटिव तो बहुत इजी है क्योंकि जो भी कॉपी है, जो भी RNA की जो कॉपी, जो भी RNA की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वही अपने आप में पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अच्छा, और जो जेनेटिक मटेरियल आया पर वो ऐसे मैसेंजर RNA यूज नहीं हुआ बल्कि उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी हुई मैसेंजर RNA। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम नेगेटिव स्ट्रैंड बोल रहे हैं। उस मैसेंजर RNA कॉपी को नेगेटिव स्ट्रैंड नहीं बोल रहे, उस जेनेटिक मटेरियल को बोल रहे हैं क्योंकि उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी इस्तेमाल रही है, इन प्रोटीन उसकी सीक्वेंस इस्तेमाल हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस। पता, तो ये एक नई बात हो रही है, ये था। तो ये बताना चाहता था जो भी RNA होते हैं, RNA जेनेटिक नेगेटिव स्ट्रैंड हो सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड हो सकते हैं। तो राइनोवायरस सार्स में ये सब पॉजिटिव स्ट्रैंड है और उसमें जो है नेगेटिव। RNA की भी इसमें ये एक आपको जिसमें एक तो ये आपने वायरस देख लिया कौन कौन सी डिजीज होती है। कॉमन कोल्ड को मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया है। बस कॉमन कोल्ड में क्या है, नाक वगैरह जो आप देख लो भारी हो जाती है तो कंजेशन हो जाता है, आंख में जो है पानी सा बहता है, सिर में दर्द रह जाता है, टीवी में भी एड भी आता है, आपने देख लिया। इसका इंक्यूबेशन 3 से 7 दिन का होता है और 3 से 7 दिन बाद में भेजिए सही हो जाता है, बॉडी अपने आप उसको एलिमिनेट कर देती है। आपको एक बात बताऊं, ये इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि मैक्सिमम वायरस को बॉडी से एलिमिनेट कर देता है या उसको इनएक्टिवेट कर देता है। पर कुछ ऐसे वायरस है जो इस इम्यून सिस्टम को धोखा दे करके परमानेंटली रह जाते हैं। ये बता दूं आपको,
में आपको बताऊं, कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना का वायरस हो गया, जीका का वायरस हो गया, इसे टाइम के बाद में बॉडी एलिमिनेट कर देगी। क्वेश्चन उठता है, क्या बॉडी HIV जिसके कारण एड्स होता है या हर्पीस, ये दोनों ही डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। हर्पीस क्या इनको एलिमिनेट कर देगी? नो, ये परमानेंटली बॉडी में रह जाती है। हर्पीस वायरस और HIV वायरस एक बार बॉडी में इंटर हो गए तो ये परमानेंटली बॉडी में रहेंगे, परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर पाती बॉडी। यानी आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि इससे गेट रिड ऑफ हो सके। वो एक और बात है कि उनके सिम्टम आ रहे हो और ना आ रहे हो, या एक टाइम तक वो सिम्टम नहीं आ रहे, एक टाइम के बाद वो सिम्टम अपने होने चालू हो जाएंगे। ये कहा है। इन्फ्लुएंजा भी जो काल होता है, इसमें भी वायरस दो प्रकार के होते हैं इन्फ्लुएंजा के, A और B। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA का होता है इन्फ्लुएंजा। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज का होता है। इंक्यूबेशन का मतलब यही है, जब बॉडी में घुस जाएगा उसके बाद में डिजीज के पहली बार सिम्टम आना स्टार्ट हो तो कितने दिन में चालू होंगे फर्स्ट सिम्टम, उनमें एक दिन भी लग सकता है। ये डिजीज कैसे एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट से फैलती है। प्रॉब्लम क्या, स्नीजिंग है, फीवर है, हेडेक है, कफिंग है। देखो भाई, खांसी, खर्रा होना, हेडेक होना, पेन होना, ये जनरली सब में मोरलेस सिम्टम वही होंगे। डेंगू फीवर का मैं अभी आपको बता रहा था, ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। येलो फीवर भी सिंगल स्ट्रैंड RNA से होता है डेंगू, और ये सभी एडिस मच्छर है वो फैलाता है। एडिस सेप्टियाई, जीका को भी यही वायरस फैलाता है। एडिस, इसका नाम लिखा हुआ है वेक्टर एडिस। वेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे आपको बताऊं, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। जैसे आप कहीं भी ऑफिस में रहे जा, तो ऑफिस में किससे जा रहे हैं? आप स्कूटर से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल वगैरह वहां काम करने के लिए नहीं रहा, साइकिल वगैरह तो आपको लेके जा रहा है, इसलिए साइकिल या स्कूटर या गाड़ी क्या है? वेक्टर, काम करने जा रहे हैं आप। तो लाइकवाइज वही है कि जो डेंगू होता है ये वायरस से होता है, पर इसका जो वेक्टर है, कैरियर है, ले जाने वाला है, वो एडिस इजिप्टियाई मच्छर है। येलो फीवर का भी एडिस इजिप्टियाई है। चिकनगुनिया का भी सेम वही है। ये सभी के सभी वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के हैं। मच्छर कैरियर है। प्रॉब्लम क्या होती है आप जानते हो, एडिस में तो हमेशा जो है वायरस कोई भी हो, एक बात याद रखना बेटा, वायरल डिजीज में हमेशा प्लेटलेट डाउन होती है। कोई भी वायरल डिजीज जो प्लेटलेट कम होंगी। ये और बात है कि डेंगू के केस में ये जो प्लेटलेट की जो डिक्लाइनमेंट है वो शार्प है, बहुत शार्प है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और शार्प के नीचे को डाउन होती है। ये है बस, और कोई मीनिंग नहीं है। इसमें कई हैं, जैसे ये 11वीं का ब्रेन फीवर, जापानी एनसेफेलाइटिस। आप जानते हो जापानी एनसेफेलाइटिस से गोरखपुर में कुछ साल पहले बहुत बच्चे मरे थे, 100 के करीब। एक डॉक्टर वहां काम करते, पता नहीं डॉक्टर कफील का नाम था क्या था, उनको तो गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दिया था। गोरखपुर के जो मेडिकल के जो कहते थे ना ये हो गया है, यानी जब कभी ये जापानी एनसेफेलाइटिस जब फैलती है तो आप बताऊं बहुत ज्यादा बच्चे मरते हैं, जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं ब्रेन फीवर। ये क्यूलेस जो मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है, फीमेल क्यूलेस।
जनरली जितनी भी ये डिजीज होती है, चाहे मलेरिया की है चाहे ये है, ये जनरली फीमेल मच्छर ही फैलाता है। जनरली ये डिजीज जो होती है ये फीमेल ही फैलाती है। ये एड्स के बारे में मैंने जो रिसर्च किया है, क्योंकि एड्स के बारे में मैं एड्स के बारे में तो आपको अलग से बताऊंगा, कोई मैं उसके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आज अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा भी तो 15-20 मिनट में इनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आधा घंटा देना ही चाहिए। तो मैं पहले इसके आपको नोट्स दूंगा एड्स के वायरस के बारे में, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा। बस आपके लिए इतना है कि एड्स का वायरस एक रेट्रो वायरस है, आपकी जानकारी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, पर इसके अंदर जब कभी एक कंप्लीट मिलियन कॉपी होती है तो उस समय इसकी 2 कॉपी मिलती है एक के अंदर, एक नहीं होती, सिंगल स्ट्रैंड की 2 कॉपी मिलती है एक में। और ये इनवेलप्ड वायरस है, रेट्रो वायरस है। 1981 में देखा गया था और मोंटेग्नियर ने 1983 में जो पूरी बता दी थी कैसा है क्या है। सीडीसी ने 1981 में रिपोर्ट किया था, लॉस एंजल्स में जो है ना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जहाँ पे आप रोज आप पढ़ रहे हो कोरोना वायरस के बारे में, सारी जब ज्यादातर खबरें वहीं से पाता हूँ। मोंटेग्नियर एक साइंटिस्ट थे कालो, उन लोगों ने इसका जो है एचआईवी वायरस का पूरा बताया था। ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, रेट्रो वायरस है। ये हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज का अटैक करता है, उसमें जाकर के अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। रेट्रो वायरस है जिसका मतलब क्या हुआ, आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता होगा, तो उस जो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है वो प्रो वायरस होता है एचआईवी का। एचआईवी का वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और जो एचआईवी का प्रो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। तो वायरल का आरएनए जब बॉडी में घुस जाता है ना अंदर, उसके बाद बनता है, फिर वो होस्ट डीएनए के साथ में इंटीग्रेट करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे, फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको जीका वायरस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इससे डिजीज की मौत भी हुई है, अभी हुई है कुछ, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन में तो इससे कोई सिम्टम ही नहीं आते। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर यानी फैलाने वाला, इसका वो भी एक ही है, मैक्सिमम पर्सन में इससे कोई सिम्टम्स नहीं आता। कुछ लोगों में पैरा डिसीज हो सकती है आगे जाकर के प्रॉब्लम है। ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन से मिलता है, यानी सबसे पहले फॉरेस्ट थे वहां के बंदरों में पाया गया था, मंकीज में 1940s में। अफ्रीका अफ्रीका। आज इसके ज्यादातर जो पेशेंट आपको मिलेंगे ये एक तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन सा होगा, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फिलीपींस और ये जो एरिया है बोर्नियो सुमात्रा ये वाला हो गया। अच्छा खास बात ये देखी गई है जीका का जो वायरस है, जो पेट एनिमल्स होते हैं जैसे बिल्ली कुत्ता डॉग, इसके अंदर नहीं है।
हाँ श्यामी जी पाया गया, एप्स में पाया गया, एप्स में, क्योंकि एप्स से ये फैला है। वैसे यूं नहीं है कि मैन से ये डॉग में फैल जाएगा या डॉग से मैन पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके खिलाफ इम्यूनिटी है उनके अंदर, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते थे। तो इनेट इम्यूनिटी बचाती है डॉग को हमसे वहां फैलने पर। तो वो चीजें उनके अंदर नहीं फैलता है, क्या अब तक ये पोस्ट है ही नहीं। जैसे आपने देख लिया होगा कोरोना वायरस कई बार शेर वगैरह में भी पाया गया है ना, आजकल जो न्यूज में आ रहा है कि वहां पुराने शेर को चेक किया तो कोरोना वायरस तक पाए गए। तो उसी तरह का वायरस के कोई सिम्टम पाए गए नहीं। जीका वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन से लेकर के 2 तक का होता है। और बीमारी के जो लक्षण है, इसके सिम्टम्स आमतौर पर वायरस के होते हैं कि हेडेक होना, पेन होना, हेडेक होना, पेन होना, रैश होना, यानी जो चकते से दाने से बन जाता जाने से तो कहते हैं रैश, पेन, ज्वाइंट पेन, हेडेक, फीवर, ये सब चीजें। डायरिया भी पॉसिबल है। आरबीसी में कई बार जो है बहुत टाइम तक रहेगा तो ये आरबीसी के अंदर जो सिकल सेल डिसऑर्डर भी कर सकता है। मेथड ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड कैसे होगा? एक तो यही मच्छर है एडिस का, इस मच्छर के बाइटिंग से, ये प्लासेंटा के थ्रू मां से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, थ्रू प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है मदर टू बेबी। क्या कौन सा हुआ है के बाद क्या जाएगा तो मदर टू फीटस, प्लासेंटा एक दूसरा स्प्रेड इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। ज्यादातर में इनका कोई सिम्टम नहीं है, पर इसके खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन, आप ये सोचे इसके खिलाफ वैक्सीन कोई नहीं, नो वैक्सीन। ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी कुछ केसेस जो है केरल की साइड में रहे, तमिलनाडु या केरल में कहाँ में रहे, आप रहे कॉन्टेक्ट में रहे, आपको मालूम पड़ जाएगा, वहाँ इसके बारे में कुछ आएगा। कुछ मैंने आपको जो वायरल से अफेक्टेड डिजीज थी उनके बारे में बता दिया है। बताने को तो बहुत है, हेपेटाइटिस ए कौन सा जेनेटिक बैक्टीरिया बता दिया था, हेपेटाइटिस बी ये बता दिया था। वैसे तो हेपेटाइटिस सी डी ई भी होता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या है यही नहीं है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ये भी है, जितनी है ये हेपेटाइटिस सी डी ई और ए सब सिंगल सेल आरएनए, यही एक ऐसा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड है। ये भी आपको मालूम होगी सबसे पहले जो खतरनाक ये हेपेटाइटिस ये जो हेपेटाइटिस की सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी इसके अगेंस्ट बनी और 90s में करीब जो है 1990s में जो बनी थी हेपेटाइटिस के खिलाफ अभी कोई ऐसी या बनी नहीं है। के बारे में सीडीई के बारे में मुझे रिपोर्ट
नहीं है। और अभी जो रिसर्च बस ये मैंने इसलिए बता दिया आपको, आप ये ना समझें कहीं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आ जाता है कि जो हेपेटाइटिस जो है सिर्फ दो ही टाइम होते हैं, ये नहीं, आप ये जान के होता है। सर ये बात को आगे थोड़ा सा बताएं। थोड़ी सी जो डिजीज HIV के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, थोड़ा सा ही बताया है, ज्यादा नहीं बताया। और आप चाहेंगे तो आप लोग मेरे पास बता देना यार, जैसे वैसा देख के हम बता देंगे आपको। और बच्चों मैं पढ़ाई फिनिश कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट 6:45 मेरी नेक्स्ट क्लास 7 बजे का टाइम है, वैसे 7:45 लेने को तो ले लूंगा आगे, पर ये है कि आगे लेने का फायदा, क्योंकि अगर चालू कर भी दूं तो चीज है वायरल तो हो गई है। आगे नाम लिखा येलो फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल, पोलियो माइलिटस, रेबीज, ट्रैकोमा, चिकनगुनिया, ये सब। अब टाइफाइड, निमोनिया, ये सब आएंगे। डिप्थीरिया, प्लेग, कॉलरा, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसिस, बैक्टीरियल डाइसेंट्री, क्योंकि अमीबिक डाइसेंट्री भी होती है, तो ये भी चीज है। आप पहले से थोड़ा सा तैयार रहें तो अगले पीरियड में और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।